अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा में मैला आगे बढ़ते हुए बग्गी में सवार होने ही लगती है। इस दौरान शमसा उसके पास आती है और कहती है तुम अभी तक काहिरा में हो? तो मैला कहती है मैं जा रही हूँ। इस शादी में तुम्हें मिलने वाली हर एक चीज सलाहुद्दीन के साथ ही जमीन में दफन हो गई। तुम्हें अब ज्यादा देर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तो शमसा कहती है मुझे तुम पर अफसोस है, तुम्हारी हालत तरस खाने के लायक है। तो मैला कहती है क्या तुमने मुझे ये कहने के लिए रोका है? जवाबन शमसा कहती है नहीं, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम एक झूठ पर मबनी जिंदगी गुजार रही हो। मैला पूछती है कैसा झूठ? मैं किस झूठ में जी रही हूँ? तो शमसा कहती है सलाहुद्दीन मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये सुनते साथ ही मैला चौंक जाती है और पूछती है क्या मतलब कि वो जिंदा है और वो कब्र? तो शमसा कहती है वो सब कुछ तुम जैसे लोगों की बुराइयों को बेनकाब करने और घटिया चालों को नाकाम बनाने के लिए एक चाल थी। ये सुनकर मैला बहुत खुश होती है और कहती है अगर ऐसा है तो हर किसी को अपने झूठ पर मबनी जिंदगी गुजारने दो। तो शमसा कहती है अपने साथ ऐसा मत करो, तुम जिसे मोहब्बत कहती हो खुद को जिंदान में कैद मत करो। जवाबन मैला कहती है तुम उसके लिए मेरे जज्बात को कभी नहीं समझ सकती। मैं तुम्हारी और तुम्हारे दिल की समझ से बहुत दूर किसी चौराहे पे खड़ी हूँ। ये सुनकर शमसा कहती है तुम अगर खुद को बेवकूफ बनाकर जीना चाहती हो तो ये तुम्हारा मसला है, मगर जान लो कि कोई भी उस जिंदान के दरवाजे को नहीं खोल सकेगा जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा है, और तुम्हारी किस्मत के तुम वहाँ मुरझाकर खाक हो जाओगी। ये कहते साथ ही शमसा चली जाती है और मैला कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं वहां पर अकेले नहीं मरूंगी। दूसरी जानब जंगल में बालन मार्कोस से कहता है लाड गए बड़ी फौज के साथ हमारा सामना कर सकता है। तो मार्कोस कहता है तो इसलिए उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। तो बालन कहता है मुझे कुदस के सिपाहियों से कोई मसला नहीं है मार्कोस, मैं अपने भाइयों का खून बहाने का इरादा नहीं रखता। मार्कोस पूछता है मेरे कौन आपका मंसूबा क्या है? तो बालन कहता है क्योंकि ये मसला लाड गए और मेरे दरमियान है तो हम इसे अपने दरमियान ही हल करेंगे। इस दौरान वहाँ सिपाही आता है और कहता है मेरे कौन लाड गए और उसकी फौज रास्ते में ही आराम करने के लिए रुक गई है। उधर साहिरा और आसिफ छुपकर सलाहुद्दीन के खेमे की जानब देख रहे होते हैं और घोड़ों को तैयार देखकर साहिरा कहती है वो लम्हा आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे आसिफ। और फिर अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन अयूबी खेमे से बाहर आते हैं, जिसे देखते साथ ही आसिफ और साहिरा के पांव तले जमीन निकल जाती है। और फिर साहिरा कहती है मैं जानती थी सलाहुद्दीन मरा नहीं है, ये सब इसकी चाल थी, हमें फौरी तौर पर कौन मैला को खबर करनी चाहिए। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी को जाता हुआ देखकर आसिफ पूछता है ये कहाँ जा रहा है? तो साहिरा कहती है हम जब काहिरा जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बोरो सामने बैठा होता है और एक तरफ से उसके सिपाही भी आ जाते हैं। और फिर बोरो उनसे कहता है अली और तुराब सायरा खातून मेरे पीछे चल चल कर बहुत थक चुकी हैं, इनकी मेजबानी करो ताकि ये आराम कर सकें, और इस ताजर को भी साथ ले जाना मत भूलना। ये सुनते साथ ही सिपाही उन्हें ले जाते हैं। इधर जंगल में लाड गए मार्कोस और अपने सिपाहियों के साथ लाड गए और उसके फौज को देख रहा होता है। और फिर लाड गए खड़े होकर अपनी फौज से मुखातिब होकर कहता है चलो तैयार हो जाओ सिपाहियों। और फिर अगले ही लम्हे बालन अपने सिपाहियों के हमरा उसके सामने आ जाता है और कहता है जबकि हमारे दरमियान हिसाब तय करना अभी बाकी है, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर लाड गए उससे कहता है बालन तुम कभी नहीं रुकोगे? हाँ। ये सुनकर बालन कहता है तुम उस तक पहुंच गए जो मेरा है, हाँ? मैं तुम्हारा हाथ काट देने तक नहीं रुकूंगा। ये कहते साथ ही बालन तलवार बेनियाम करता है तो दोनों अतराफ के सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। और फिर बालन सिपाहियों से कहता है मेरा तुम लोगों से कोई मसला नहीं है, मेरा मसला लाड गए से है। अगर ये मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है तो हम इस मसले को अपने दरमियान तय कर सकते हैं, या फिर लाड गए तुम्हारी अपने सिपाहियों के पीछे छुपने की नियत है? हाँ चलो सिर्फ मैं और तुम। तो लाड गए कहता है तुम्हारा खुद पर इस तरह एतमाद तुम्हारी सजा का बायस बनेगा बालन, ऐसा लगता है कि रब ने मुझे इस अजाब पर अमल दरामद करने का एजाज बख्शा है। यह कहते साथ ही लाड गए अपनी तलवार बेनियाम करते साथ ही बालन पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, सिपाही दायरा बना लेते हैं और फिर बालन मुकाबला करते हुए कहता है तुम्हें सबीला से दूर रहना चाहिए था। तो लाड गए कहता है मैं उससे शादी करूंगा। यह सुनते साथ ही बालन फिर से हमला करता है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि अली और तुराब साहिरा को लेकर काहिरा पहुंचते हैं। जमुर्द पीछे से खड़े होकर उन्हें देख रही होती है और कहती है साहिरा खातून। यह कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। इधर हम देखते हैं कि बालन और लाड गए एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं कि इस दौरान चातिलन वहां पहुंचता है और उन दोनों को रोक देता है और फिर कहता है यहाँ क्या हो रहा है? तो बालन कहता है मुदाखलत ना करो चातिलन, ये मामला हम दोनों के दरमियान है, तुम काहिरा की जानब अपना सफर जारी रखो। तो चातिलन कहता है शाम की फौज ने हमारे साथ गद्दारी की
है। मिस्र और काहिरा आज भी हमारे लिए एक ख्वाब है। ये सुनकर लाड़काए को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, लानत हो, हम वापस कुदस जा रहे हैं। और फिर बालन से कहता है, परेशान न हो बालन, शहजादी मेरे पास महफूज है। यह सुनते साथ ही बालन उसकी जानब बढ़ने लगता है, मगर मार्कोस उसे रोक लेता है। और फिर लाड़काए चातलियन से कहता है, हम जा रहे हैं। मगर चातलियन बालन की जानब देखते हुए कहता है, तुम जाओ, मेरा एक हिसाब बाकी है जो मैंने पूरा करना है। यह सुनते साथ ही लाड़काए सिपाहियों के साथ चला जाता है। यह देखकर बालन कहता है, लाड़काए चला गया, लेकिन अब भी कुछ है जो हम हासिल कर सकते हैं। और फिर चातलियन और बालन आमने सामने आ जाते हैं और बालन कहता है, हमारे दरमियान इस तसादम को भी आखिर खत्म होना चाहिए। यह सुनते साथ ही चातलियन उस पर हमला कर देता है। दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। मार्कोस भी बालन का भरपूर साथ दे रहा होता है। बालन के सिपाही चातलियन के सिपाहियों पर हावी दिखाई दे रहे होते हैं। बालन भी ताबड़तोड़ हमले करते हुए अपनी तलवार चातलियन के गले पर तान लेता है और फिर उसे जमीन पर पटकते हुए कहता है, तुम्हें बचाने के लिए आसपास कोई नहीं है चातलियन, दुआ करो क्योंकि तुम्हारे पास कीमती मालूमात हैं। तुम तस्लीम करोगे कि तुमने मारिया के साथ मिलकर हकीम लतीफ को मारा? तो चातलियन हंसते हुए कहता है, बालन उसके लिए तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तुम्हें अब जो करना है कर लो। तो बालन कहता है, तुम अब मेरे कैदी हो चातलियन। दूसरी जानब शाम में गुमुश्तगीन तख्त पर फैल कर बैठा होता है और कहता है, अगर हमारी फौज मिस्र से कामयाबी के साथ वापस आ गई तो खुशखबरी हमारे लिए सिर्फ वक्ती मसला होगी और ये सब हमारे लिए एक नई शुरुआत का बायस बनेगा। तो अस्फहानी उससे कहते हैं, आपका नाइब बनना जंगी सार्जमीनों के लिए खैर का बायस नहीं बना अमीर गुमुश्तगीन, आपकी वजह से भाई अपने भाई को मार रहा है। तो गुमुश्तगीन कहता है, नहीं, इसकी बरक्स मैं इस्लाम के वहदत के असूल के तहत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि तुम उनकी तरफ हो तो इसलिए इस सब को सराहने के लिए तुम में अकल की कमी है। ये सुनकर अस्फहानी और वजीर अमाद को बहुत गुस्सा आता है और फिर अगले ही लम्हे दीवान का दरवाजा खुलता है और कोकबोरू वहां दाखिल होता है, जिसे देखते साथ ही गुमुश्तगीन खुश होते हुए कहता है, ले अब अपने नाम की लाज रखने वाला हमारा फातिह कमांडर आ चुका है, ये फतहयाब होकर वापस लौटा होगा इंशाल्लाह। कोकबोरू कहता है, जैसा कि आपने उम्मीद की थी, हमने एक नाकाबिले फरामोश फतह हासिल की है। अमीर गुमुश्तगीन, मिस्र अब महफूज हाथों में है। ये सुनकर गुमुश्तगीन खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया गोकबोरू, तुमने मेरे चेहरे को रोशन कर दिया है। मगर गोकबोरू कहता है, तुम्हारे इस स्याह चेहरे को कोई भी रोशन नहीं कर सकता। यह सुनते साथ ही गुमुश्तगीन चौंक जाता है। दीवान में मौजूद सब लोग भी हैरतज़दा हो रहे होते हैं और फिर गुमुश्तगीन पूछता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? जवाबन गोकबोरू कहता है, इसका मतलब कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। वो जाल जो तुमने बिछाए और वो जराइम जो तुमने किए वो यके बाद दीगरे अयां हो गए हैं। तुम जिसे फतह समझ रहे हो वो शिकस्त में बदल चुकी है। दूसरी जानब जंगल में बालन चातलियन को कैदी बनाए आगे बढ़ रहा होता है। तो चातलियन उससे कहता है, तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो बालन, तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे। जवाबन बालन कहता है, यह तुम्हारा मसला है चातलियन, जिसने तुम्हें छोड़ दिया तुम उस लाडगाय की वजह से मरोगे चातलियन। और जब मैं तुम्हारी आने वाली काबिल रहम जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारे लिए मुझे ये मौजू अंजाम लगता है। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन के साथी उनके सामने आ जाते हैं और बोजोक कहता है, कौन तो बालन, इस लानती आदमी का खून हमारे लिए हलाल है ताकि हम अपने भाई उर्फा का इंतकाम ले सकें। तुम चातलियन हमारे हवाले कर दो। मगर बालन कहता है, मैं चातलियन के साथ आपका मसला समझता हूँ, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। बोजोक कहता है, हमारे इंतकाम की आरजू ने हमारी तलवारें तेज कर दी हैं, हमारे रास्ते में मत आओ वरना तुम भी गजब का निशाना बन जाओगे। तो बालन कहता है, चातलियन मेरा कैदी है, अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो आओ और ले लो। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार पर हाथ रख लेता है। वजीर सलाहुद्दीन के साथी भी गुस्से में उन्हें देखने लग जाते हैं। इधर शाम के दीवान में करातेगन और बोरो अमीर कायमाज के साथ दाखिल होते हैं। कायमाज को जिंदा सही सलामत देखकर गुमुश्तगीन को एक और झटका लगता है और फिर करातेगन कहता है, मुर्दे एक एक करके कटरोने ख्वाब की तरह लौटेंगे गुमुश्तगीन। तुमने जिस दिन मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थमाई थी मैं जानता था कि तुम्हारा अंजाम होने वाला है। जिन्होंने मेरे दरवेश चचा को कत्ल किया वो किसी रहम के काबिल नहीं। ये सुनकर गुमुश्तगीन चिल्लाते हुए कहता है, ये वाज़े गद्दारी है। तो करातेगन कहता है, चुप रहो चुप, गद्दारी तुम्हें जेब देती है और जहाँ तक मेरी बात है मेरी वफादारी सलाहुद्दीन के साथ है। और फिर अगले ही लम्हे दरवाजा खुलता है और वजीर सलाहुद्दीन कमरे के अंदर दीवान में दाखिल होते हैं, जिसे देखकर हर आंख खुली की खुली रह जाती है और ऐसा समझें जैसे गुमुश्तगीन के नीचे से तख्त खींचा जा रहा हो। वजीर अमाद और अस्फहानी बहुत खुश हो रहे होते हैं और फिर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हर कोई सुन ले और जान ले, मलक इस्माइल को अगवा करने वाला शख्स जिसने धोखे और फरेब के जरिए खुद को तख्त का नायब करार दिया, जिसने अमीर यारुखी और उमर मुल्लाह को कत्ल किया और शाम को फितनों का घर बना दिया, वो अमीर गुमुश्तगीन है। ये सुनकर गुमुश्तगीन कहता है, ये झूठ बोल रहा है। इस शख्स पर यकीन न करें जिसने अपनी मौत की कहानी गढ़
चढ़कर हमें धोखा दिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अमीर गोकबोरू और कराकोश को बरसों तक जिंदान में रखा और हमारे खिलाफ नफरत के जज्बात को हवा दी और आखिर में इसने हमारी जमीनों की लालच की खातर सलेबियों तक के साथ इत्तेहाद कर लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे गालिब आ गए। और फिर अस्फहानी एकदम से कहते हैं, गवाहन की गवाही के मुताबिक जिसके जराइम अया हो गए उस गुमश्तगन का सुल्तान के नायब की हैसियत से तख्त पर बाकी रहना नामुमकिन है। नए नायब के तौर पर हमारी रियासत को तबाही के दहाने से बचाने वाले मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तफसीज किया जाता है। हर कोई जो हक के रास्ते पर खड़ा है अपना हाथ उठाए। गोकबोरू अमीर कायमाज और बाकी सब के सब अमीर वजीर सलाहुद्दीन की हिमायत में अपने हाथ उठा देते हैं और गुमश्तगिन की हिमायत में कोई भी नहीं बचता। और फिर इसके बाद अस्फहानी वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, अजीमुशान शाम में आपको खुश आमदीद सुल्तान सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अल्लाह ने इस मुबारक सरजमीन को जालिमों के हाथ में नहीं छोड़ा। हमारे लिए बंद किए जाने वाले शाम के दरवाजे अब हमारे लिए खुल गए हैं। इन दरवाजों में मेरे साथ दाखिल होने वाला, मेरे साथ चलने वाला बिल आखिर कुदस तक पहुंच जाएगा। जैसा कि हमने कोकासियोन से मुकद्दस शाम को देखा, वक्त आने पर हम कोहे जैतून से मुकद्दस कुदस को देखेंगे। जो इस इश्क को अपने दिल में संभाले बैठा है वो मरने से पहले फना हो जाएगा, क्योंकि ये हक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने वालों का दावा है, जबकि गुमश्तगिन परेशान होते हुए उन्हें देखता ही रह जाता है। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड भी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।